नमस्कार दोस्तों, YouTube के हमारे इस चैनल टू द पॉइंट में आपका स्वागत है। हमारे पिछले 2 लेक्चर्स में आपने पढ़ा पंचायत और पेशा, पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल एरिया एक्ट, और मुझे उम्मीद है कि ये दोनों टॉपिक आपको पसंद आए होंगे, आपको समझ में आया होगा और इस पर आधारित जो भी क्वेश्चन यूपीएससी ने पहले पूछे हुए हैं और स्टेट पीसीएस ने पूछे हुए हैं, आपने उसको लगाने का प्रयास किया होगा और इसमें आपको जरूर सफलता मिल रही होगी। इसी क्रम में हमारा जो तीसरा टॉपिक है अर्बन लोकल गवर्नमेंट, उसको आज हम लोग समझेंगे। इस लेक्चर को आप 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला ये है कि इसमें हम लोग बेसिक्स समझेंगे, जिसमें 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के इंपॉर्टेंट प्रोविजन, पूरा उसका कॉन्सेप्ट समझेंगे और उसके बाद थोड़ा हम लोग मेंस प्रोस्पेक्टिव से इस पर बात करेंगे। तो आपको जैसा मैंने बताया कि हम लोग एक प्रजातंत्र में रहते हैं और प्रजातंत्र में हर एक व्यक्ति को निर्णयों में भाग लेने का अधिकार है, सरकार के साथ पार्टिसिपेट करने का अधिकार है, सरकार को चुनने का अधिकार होता है। लेकिन चूंकि हमारा देश बहुत बड़ा है, 130 करोड़ लोग इस देश में रहते हैं, तो इसलिए कई सारे लेयर्स में गवर्नमेंट को बांटा गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट नेशनल लेवल पे, स्टेट में स्टेट गवर्नमेंट और डिस्ट्रिक्ट वाइज भी लोकल गवर्नमेंट को बांटा गया है, जिससे कि हर एक व्यक्ति को सरकार बनाने का, सरकार में पार्टिसिपेट करने का, उसके निर्णयों में भाग लेने का अधिकार मिल सके। तो मैंने आपको बताया है कि पहला सेंट्रल गवर्नमेंट, दूसरा स्टेट गवर्नमेंट और तीसरा लोकल गवर्नमेंट है। लोकल गवर्नमेंट में भी मैंने बताया कि 2 तरह की गवर्नमेंट में बांटा गया है। एक रूरल गवर्नमेंट, जिसको हम लोग पंचायत बोलते हैं, हमारे पिछले लेक्चर में इसमें हम लोगों ने देख लिया था। अगर आपने नहीं देखा है तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ा हुआ है, उस पर क्लिक करके आप इस लेक्चर को भी देख सकते हैं। दूसरा हमारा जो है अर्बन लोकल गवर्नमेंट, जिसको हम लोग म्युनिसिपैलिटी कहते हैं। इसका पूरा हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट मैंने अपने पिछले लेक्चर में बता रखा है, पंचायत वाले लेक्चर में, तो मैं अभी इसमें हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में नहीं जाऊंगा। मैं सीधा पॉइंट पे आता हूं कि 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास किया गया पीवी नरसिम्हा राव के द्वारा 1992 में, और जो इसके इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं हम लोग उस पर डिस्कस करते हैं। 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट डिस्कस करने से पहले हम लोग ये समझेंगे कि अर्बन एरिया किसको बोलते हैं, क्या क्राइटेरिया होता है कि हम ये समझ जाएंगे कि हम लोग एक रूरल एरिया में रह रहे हैं या अर्बन एरिया में रह रहे हैं, या सरकार को कंसीडर करना चाहिए किसी रूरल एरिया को अर्बन एरिया में ट्रांसफॉर्म करने का, चेंज करने के लिए, अपग्रेड करने का। ठीक है, तो हमारे देश में जो सेंट्रल गवर्नमेंट की डेफिनेशन है कि मिनिमम उस जगह पे 5000 की पॉपुलेशन होना चाहिए। जी हाँ, 5000 की पॉपुलेशन होना चाहिए। और जो दूसरी क्राइटेरिया है कि वहां पे 75% लोग, मिनिमम 75% लोग नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते रहने चाहिए। इसके अलावा वहां की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है, मिनिमम 400 लोग 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में रहने चाहिए। मिनिमम 400 लोग वो 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में रहना चाहिए। ठीक है, तो आपको ये समझ में आया होगा कि कौन सा एरिया रूरल है, कौन सा एरिया अर्बन है। अब अर्बन गवर्नमेंट को डील करने के लिए हम लोगों ने 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया और उसके तहत जो इंपॉर्टेंट प्रोविजन है उसका बेसिक्स है, मैं आपको बताता हूँ। 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक नया पार्ट जोड़ा, पार्ट 9A, जिसका टाइटल था म्युनिसिपैलिटी। इससे पहले मैंने बताया था कि 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से पार्ट 9 आया था और 74 से आया पार्ट 9A, जिसका टाइटल था म्युनिसिपैलिटी। इसमें आर्टिकल 243P से लेकर 243ZG तक म्युनिसिपैलिटी के वेरियस प्रोविजंस के बारे में बताया गया है। इसके बाद इसमें एक नया शेड्यूल जोड़ा, शेड्यूल 12। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था, उससे शेड्यूल 11 आया था और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से शेड्यूल 12 आया है। और इसके अंदर कुल 18 फंक्शंस को निर्धारित किया गया था अर्बन लोकल गवर्नेंस के लिए। फंक्शंस कौन से थे, तो बिल्कुल आप समझिए, अपने आसपास देखेंगे कि कौन कौन से फंक्शन अर्बन लोकल गवर्नेंस करती है। सड़क बनाना, सीवरेज लाइन बिछाना, इसके अतिरिक्त जो शहर के अंदर ब्रिजेज होते हैं उनको बनाना, पार्क बनाना, सैनिटेशन का काम करना। अभी जैसे आप देख रहे होंगे कि कोरोना वायरस चल रहा है, तो जो पूरा सैनिटेशन का शहरों में काम हो रहा है वो पूरा अर्बन लोकल गवर्नमेंट म्युनिसिपैलिटी के अंदर किया जा रहा है। तो डिपेंड करता है किसी शहर का साइज कितना बड़ा है, उसके अकॉर्डिंग 3 टाइप की म्युनिसिपल गवर्नमेंट होती है। पहला म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, दूसरा म्युनिसिपल काउंसिल और तीसरा नगर पंचायत। अगर कोई शहर 10 लाख की आबादी से ज़्यादा है
बड़ा शहर है, जितने भी बड़े शहर हैं, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, जितने भी बड़े शहर, बैंगलोर, हैदराबाद, सब में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन होता है। ये सबसे बड़ा इकाई है, ठीक है। जितने भी बड़े बड़े शहर हैं वहाँ पे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन होता है, और यहाँ पे जो इसका हेड होता है उसको हम लोग मेयर बोलते हैं। आपने देखा होगा कि अगर आप किसी छोटे टाउन से बिलोंग करते हैं तो आपके वहाँ जो चुनाव होता है अर्बन लोकल गवर्नमेंट का, तो उसको चेयरमैन बोलते हैं, जबकि बड़े शहरों में इसको, जहाँ पे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन होता है, वहाँ पर अध्यक्ष को मेयर बोलते हैं। ये डिफरेंस है चेयरमैन और मेयर में। पावर्स प्रोविजन सब कुछ सेम होता है, बस ये डिपेंड करता है कि वो किस तरह के अर्बन एरिया है, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, काउंसिल है या नगर पंचायत है। जो छोटे शहर हैं, टियर 2 सिटीज हैं, उनमें म्युनिसिपल काउंसिल बनाया जाता है। जनरली ये टाउन्स होते हैं, उनको म्युनिसिपल काउंसिल की स्थापना की जाती है। वो सारे अर्बन एरिया जो कि अभी ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, रूरल से अर्बन की तरफ अभी ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, इस प्रक्रिया में है, पूरी तरीके से ना अर्बन हो चुके हैं ना ही पूरी तरीके से रूरल हैं, बीच वाली परिस्थिति में है, यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। उन सभी जगहों को हम नगर पंचायत के अंडर में रखते हैं, राइट। इसके बाद हम देखेंगे कि हर एक म्युनिसिपल एरिया को छोटे छोटे वार्ड्स में डिवाइड किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि ये कोई म्युनिसिपल एरिया है, इसको छोटे छोटे वार्ड्स में, वार्ड 1, वार्ड 2, वार्ड 3, वार्ड 4 डिवाइड किया जाता है। यहाँ पर एक प्रतिनिधि यहाँ से इलेक्शन में अपना पर्चा दाखिल करता है, यहाँ से उसका चुनाव होता है, और चुनाव कराने के लिए जो जिम्मेदार एजेंसी होती है वो होती है स्टेट इलेक्शन कमीशन। कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको लगता है कि जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है वो स्टेट लेजिस्लेचर का, यानी राज्य की विधायिका का चुनाव करता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। स्टेट इलेक्शन कमीशन का काम है लोकल गवर्नमेंट जो वहाँ की होती है उसका चुनाव कराना, ठीक है। तो ये स्टेट इलेक्शन ये वार्ड्स के मेंबर का चुनाव करती है। प्रोविजन ये कहता है कि वार्ड के मेंबर का चुनाव, वार्ड मेंबर का चुनाव हमेशा ही प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा होगा, हमेशा ही डायरेक्ट इलेक्शन द्वारा होगा। यानी कि जो इस एरिया में रहने वाले लोग हैं वो अपना एक वार्ड मेंबर चुनेंगे, ठीक है, वो अपना वार्ड मेंबर चुनेंगे। इस तरह से हर एक वार्ड का एक एक मेंबर होगा। अब बात होती है चेयरमैन या मेयर की। तो आपको ऐसा लगता होगा, आप अपने एरिया में रहते होंगे तो आपको ऐसा लगता होगा कि आप 2 वोट करते हैं, एक वार्ड मेंबर के लिए वोट करते हैं और दूसरा मेयर या चेयरमैन के लिए वोट करते हैं। लेकिन जो प्रोविजन ये कहता है कि स्टेट गवर्नमेंट या स्टेट लेजिस्लेचर चाहे तो चेयरमैन और मेयर का चुनाव अपने अकॉर्डिंग करा सकती है। मतलब चाहे तो वो डायरेक्ट प्रोविजन बना दे, डायरेक्ट इलेक्शन का प्रोविजन बना दे, और चाहे तो इनडायरेक्ट इलेक्शन का प्रोविजन बना दे। तो हो सकता है जो चेयरमैन और मेयर का इलेक्शन प्रोसीजर हो, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, वो स्टेट वाइज वेरी करता हो। समझने का मतलब यह है कि जो भी म्युनिसिपल एरिया है उसको अलग अलग वार्ड में डिवाइड किया जाएगा। हर वार्ड का अपना एक वार्ड मेंबर होगा जिसका डायरेक्ट इलेक्शन होगा, राइट। मेयर या चेयरमैन का चुनाव कैसे होगा ये डिपेंड करेगा उस स्टेट की स्टेट लेजिस्लेचर पे। समझ में आ गई होगा आपको बात। इसके अलावा आप समझ लीजिए कि ये नगर पंचायत का गठन हो गया या म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का गठन हो गया, कई सारे वार्ड मेंबर चुन के आए, उनका मेयर या चेयरमैन चुन के आया। अगर सरकार को, राज्य सरकार को ऐसा लगता है कि इसमें किसी विशेषज्ञ की आवश्यकता है, ऐसा कोई व्यक्ति जो अर्बन प्लानिंग में या अर्बन डेवलपमेंट में कोई विशेष योग्यता रखता है और चाहता है, गवर्नमेंट चाहती है ये भी उसका पार्ट बने, तो वहाँ पर वो उसको नॉमिनेट कर सकती है। वो अपने वहाँ उस एरिया के MP, MLA, राज्यसभा मेंबर को भी उस नगर पंचायत की जो पूरी काउंसिल है उसमें नॉमिनेट कर सकती है। अब ये जो मेंबर्स चुन के जाएंगे इनका कार्यकाल होगा 5 साल का। इनका कार्यकाल होगा 5 साल का। 5 साल खत्म होने से पहले ये स्टेट इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि वहां पर चुनाव कराए और दोबारा से नया जो गवर्नेंस सिस्टम है उसको स्थापित किया जाए। अगर मान लीजिए किसी कारण से डिसोल्यूशन हो जाता है, विलय हो जाता है सरकार का, सरकार गिर जाती है अर्बन लोकल गवर्नमेंट की, तो 6 महीने के अंदर चुनाव कराना आवश्यक है। 6 महीने के अंदर चुनाव कराना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त इसमें रिजर्वेशन का भी प्रोविजन होता है। क्या रिजर्वेशन का प्रोविजन है इसमें, ये भी समझ लीजिए।
रिजर्वेशन के लिए इसमें दो तरह का रिजर्वेशन इंपॉर्टेंट है आपको जानना। पहला, महिलाओं के लिए, महिलाओं के लिए रिजर्वेशन होना चाहिए। इसमें 1/3 सीटें, 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। 1/3 सीटें महिलाओं के लिए इसमें आरक्षित होती हैं। इसके अलावा और चेयरमैन और मेयर के लिए क्या सीट महिला के लिए आरक्षित होती है, ये डिपेंड करेगा कि वहां की स्टेट लेजिस्लेचर ने किस प्रकार का कानून या प्रावधान उसके लिए बना रखा है। दूसरा, इसमें SC ST के लिए भी रिजर्वेशन का प्रावधान होता है। अब आप पूछेंगे सर इसमें SC ST के लिए कितने % रिजर्वेशन होता है? इसमें परसेंट रिजर्वेशन नहीं होता है, इसमें डिपेंड करता है कि SC ST की उस राज्य में पॉपुलेशन कितनी है, यानी कि प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन के बेसिस पे SC STs को अर्बन लोकल गवर्नमेंट म्युनिसिपैलिटी में रिजर्वेशन का प्रावधान बनाया गया है। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, अब इसमें दो और प्रोविजंस बचे हुए हैं। पहला, एलिजिबिलिटी। कोई भी व्यक्ति वार्ड मेंबर, चेयरमैन या मेयर बने, उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी है? तो इम्पॉर्टेंट एलिजिबिलिटी इसमें यह है कि पहली बात तो राज्य सरकारें इसके लिए एलिजिबिलिटी तय कर सकती हैं, पर इसमें जो प्रोविज़न दिया हुआ है 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में, कोई भी व्यक्ति अगर अपनी राज्य की विधायिका के लिए डिसक्वालीफाई हो जाता है चुनने के लिए, यानी स्टेट लेजिस्लेचर के चुनाव के लिए डिसक्वालीफाई हो जाता है, तो वो उस स्टेट के अर्बन लोकल गवर्नमेंट यानी म्युनिसिपैलिटी के चुनाव के लिए भी डिसक्वालीफाई हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। और मिनिमम एज इसकी 21 साल होती है चुनाव लड़ने के लिए। फिर आपको पता होना चाहिए कि चाहे वो घर हो या सरकार, बिना पैसे के नहीं चल सकती है। तो इसमें भी फाइनेंस के लिए जो प्रोविजन बनाया गया है, स्टेट फाइनेंस कमीशन। स्टेट फाइनेंस कमीशन का काम यह है कि राज्य के पास जो भी टैक्स कलेक्ट होगा, उस राज्य के टैक्स के जो पूरे भंडार है, उसमें अलग अलग डिस्ट्रिक्ट का, अलग अलग म्युनिसिपैलिटी का कितना हिस्सा बनेगा और कितना टोटल ट्रांसफर करना चाहिए राज्य सरकारों को लोकल गवर्नमेंट्स की तरफ, ये इसके लिए रिकमेंडेशन देती है राज्य सरकारों को। लेकिन इसके रिकमेंडेशन, जैसे कि फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन होते हैं, बाध्यकारी नहीं होते हैं, इसी प्रकार स्टेट फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन भी राज्य सरकारों के ऊपर बाउंड या बाध्यकारी नहीं होते हैं। ठीक है, अब इसमें एक और इंपॉर्टेंट प्रोविजन समझना है जिसका नाम है डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी। आप यूपीएससी के पुराने क्वेश्चन उठाकर देखिए, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी के ऊपर कम से कम 3 से 4 बार क्वेश्चन लगातार सालों में पूछे गए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, बहुत ध्यान से इसको देखिएगा। इसमें इसको मेंशन किया गया है आर्टिकल 243 ZD, मैंने ZD लिख दिया है, आप समझ जाइए। आर्टिकल 243 ZD के अंदर डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी को मेंशन किया गया है। इसका एक कमेटी बनेगी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। इसका जो ओवरऑल कंपोजिशन होगा वो स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में है, कैसा वो बनाना चाहती है वो उसको बना सकती है। लेकिन इसमें एक प्रोविजन है कि मिनिमम 4/5 यानी 4/5 मेंबर उस कमेटी के कौन होंगे, जो कि जिला पंचायत से आएंगे और आपके नगर पंचायत या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या म्युनिसिपल काउंसिल जो भी उस जगह पर होगा उनसे आएंगे। यानी मोटी मोटी बात यह है कि मान लीजिए 50 मेंबर की एक कमेटी बनती है डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी, तो 40 मेंबर आपके ग्राम पंचायत, लोकल जो रूरल गवर्नमेंट है वहां की, उससे आएंगे, और उसी 40 मेंबर में आपकी जो अर्बन लोकल गवर्नमेंट है उससे आएंगे। ठीक है, इस तरह से एक डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी तैयार होगी। इसके बाद आप पढ़ेंगे इसमें कि जो इसका चेयरपर्सन होगा, यानी इस कमेटी का काम क्या होगा। तो इस कमेटी का काम ये होगा कि सपोज करो कि जिला पंचायत है और नगर पंचायत, यानी कि जो रूरल गवर्नमेंट की सरकार है और जो शहरों में अर्बन गवर्नमेंट की गवर्नमेंट है, तो इन दोनों को क्लब करके, इन दोनों की नीड्स को, इन दोनों की आवश्यकताओं को क्लब करके एक अपना कॉन्सोलिडेटेड प्लान तैयार करेगी उस डिस्ट्रिक्ट के लिए कि इस डिस्ट्रिक्ट में सड़क कहाँ बननी चाहिए, पार्क कहाँ बनना चाहिए,
सीवरेज लाइन कहाँ बननी चाहिए, पानी की टंकी कहाँ बनाना है, ये सैनिटेशन का क्या क्या काम करना है और इसके लिए कितने पैसे की आवश्यकता है पूरे डिस्ट्रिक्ट को। ये पूरा एक प्लान, एक खाका खींच के एक ड्राफ्ट बनाकर ये राज्य सरकार को चेयरमैन के थ्रू आगे फॉरवर्ड कर दिया जाएगा और उसके बेसिस पे राज्य सरकारें इनको फंड एलोकेट करेंगी। तो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप समझिएगा। एक बार क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी में कि डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी किस में मेंशन है, तो लोग कंफ्यूज हो गए थे क्योंकि डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी देखने से आपको समझ नहीं आएगा कि रूरल गवर्नमेंट में है, जिला पंचायत में है कि नगर पंचायत में। कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है। तो ये आर्टिकल 243 ZD में है और ये 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत लाया गया है, ना कि 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत लाया गया है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिएगा, आपको बात समझ आएगी मैं क्या कह रहा हूं। ठीक है, राइट। तो अभी तक आप लोगों ने समझा कि किस प्रकार 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया और अलग अलग टाइप की जो म्युनिसिपल गवर्नेंस है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपल काउंसिल और नगर पंचायत, ये तीनों के बारे में आपने समझा। फिर किस प्रकार से किसी भी म्युनिसिपल जो एरिया होता है उसको अलग अलग वार्ड्स में डिवाइड करते हैं, हर वार्ड मेंबर का चुनाव होता है, वार्ड मेंबर से मेयर बनता है या मेयर या चेयरमैन का डायरेक्ट चुनाव भी हो सकता है। और इसके इंपॉर्टेंट प्रोविजन में आपने समझा कि इसका ड्यूरेशन 5 साल का होता है, सबकी एलिजिबिलिटी 21 साल होती है चुनाव लड़ने के लिए। अगर 5 साल से पहले डिसोल्यूशन होता है तो 6 महीने के अंदर चुनाव कराना होता है। चुनाव कराने के लिए स्टेट इलेक्शन कमीशन जिम्मेदार होती है। इसकी फंडिंग्स के लिए जो रिकमेंडेशन करता है वो बॉडी होती है स्टेट फाइनेंस कमीशन। तो इस प्रकार से मोटा मोटा खाका आपके दिमाग में बैठ गया होगा कि अर्बन लोकल गवर्नेंस किस प्रकार काम करती है। अब थोड़ा मेंस प्रोस्पेक्टिव पे बढ़ते हैं, किस प्रकार से मेंस में इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अर्बन लोकल गवर्नेंस में क्या क्या चैलेंजेस हैं। इसके अलावा एक नया ट्रेंड आया है कि वो लोग अर्बनाइजेशन जो चैप्टर है पेपर 1 में उसके साथ जोड़ के भी इसको पूछ रहे हैं। जब भी आपसे पूछेगा कि चैलेंजेस इन अर्बनाइजेशन क्या है, जब भी आपसे पूछेगा अर्बन प्लानिंग चैलेंजेस क्या है, तो इन सब में भी आपको इंस्टीट्यूशनल चैलेंज बताना पड़ेगा और बताना पड़ेगा किस प्रकार से क्या क्या दिक्कतें हैं अर्बन लोकल गवर्नेंस में, म्युनिसिपल गवर्नेंस में क्या क्या दिक्कतें हैं जिसकी वजह से अर्बन प्लानिंग नहीं हो पा रही है। अगर आप किसी शहर में रह रहे होंगे तो आप देख रहे होंगे कि वहां पे स्लम की मात्रा बढ़ती चली जा रही है, वहां पे जो सॉलिड डिस्पोज है वो नहीं हो पा रहा है, पोल्यूशन काफी ज्यादा बढ़ते जा रहा है। ये सारी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं म्युनिसिपल गवर्नेंस की है, जिसमें लगभग सभी म्युनिसिपल गवर्नमेंट उतने सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं जितनी उनसे अपेक्षा की जाती है। तो इस प्रकार आप देखेंगे अगर जब भी आपसे इस तरह के क्वेश्चन पूछे तो आपको इसमें इसकी बताना है कि क्या क्या कमियां हैं। तो कमियों में आप बताएंगे कि 12th शेड्यूल में जितने भी फंक्शंस बताए गए हैं, कुल 18 फंक्शंस बताए गए हैं, तो इन फंक्शंस को लोकल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट ने लोकल गवर्नमेंट को ट्रांसफर किया ही नहीं। बहुत कम ऐसे स्टेट्स हैं जिन्होंने सारे के सारे फंक्शंस को ट्रांसफर किया है। 50% से ज़्यादा स्टेट ऐसे हैं जिन्होंने इन सभी फंक्शन को नीचे लेवल पर ट्रांसफर किया नहीं, वो खुद ही इस पे गवर्नेंस का काम करते रहते हैं, राइट। दूसरा आप देखेंगे जैसे मैंने बताया कि डिस्ट्रिक्ट में क्या क्या चीज़ें बनेंगी, उसके लिए डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी बनाया गया है। डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी का मैंने बताया कि काम ही है कि वह अपने जो लोकल एरिया पे नीड्स को देखना, क्या क्या जरूरतें हैं और उसके लिए सरकार को रिकमेंडेशन भेजना। आप जान के आश्चर्य करेंगे बहुत सारे स्टेट ने अभी तक डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी का गठन नहीं किया है। जहां पे गठन किया गया है वहां पर वो एफिशिएंटली काम नहीं करते, उसकी कोई मीटिंग नहीं होती। अगर मीटिंग हो भी गई, रिपोर्ट तैयार हो भी गई, तो स्टेट गवर्नमेंट उसके लिए कोई बाध्यकारी नहीं है और उसकी जो रिपोर्ट है वो कहीं ना कहीं फाइलों में दब के रह जाती है। तो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी का सही से काम ना करना, फंक्शंस का पूरी तरीके से ट्रांसफर ना होना, ये सब दिक्कतें हैं। इसके अलावा एक पोस्ट होती है म्युनिसिपल कमिश्नर की एक पोस्ट होती है। आप जानते होंगे ये IAS जनरली अधिकारी होते हैं। ये एक तरह की पूरी एग्जीक्यूटिव बॉडी है जो इनके निर्णयों के अकॉर्डिंग, जो गवर्नेंस ने अर्बन लोकल गवर्नमेंट जो निर्णय लेती है उसके अकॉर्डिंग इसकी जो जमीन पे उतारने का जो काम होता है वो म्युनिसिपल कमिश्नर का होता है। अब चूंकि म्युनिसिपल कमिश्नर एक IAS ऑफिसर है, वो एक जर्नलिस्ट है, जबकि अर्बन प्लानिंग, अर्बन डेवलपमेंट एक स्पेशलिस्ट अप्रोच है, इसके लिए एक स्पेशल नॉलेज होने की जरूरत है। तो आप देख रहे हैं कि पूरे सभी स्टेज पे, चाहे वो IAS अधिकारी म्युनिसिपल कमिश्नर हो या जो नेता चुन के आ रहे हैं,
ठीक है, ये सभी के सभी जर्नलिस्ट हैं, इसमें कोई स्पेशलिस्ट आदमी नहीं है जो अर्बन प्लानिंग में कोई विशेष योग्यता रखता हो। तो ये भी एक बहुत बड़ी दिक्कत है। इस तरह की जो दिक्कतें हैं इनको लेके अर्बन लोकल गवर्नेंस इनएफिशिएंट कहा जाता है। लेकिन अगर आप प्रेजेंट की बात करें तो बहुत सारी गवर्नमेंट की ऐसी स्कीम्स आई हुई हैं जिसकी वजह से अर्बन लोकल गवर्नेंस को फिर से बढ़ावा मिल रहा है। जैसे कि स्मार्ट सिटी परियोजना। स्मार्ट सिटी आपने देखा होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि 100 स्मार्ट सिटी को बनाया जाएगा। इन स्मार्ट सिटी को बनाने के लिए एसपीवी का गठन किया जाएगा। एसपीवी क्या है? स्पेशल पर्पस व्हीकल। ये स्पेशल पर्पस व्हीकल एक तरह की एंटिटी है, कॉर्पोरेट एंटिटी है, जो कि स्मार्ट सिटी को डेवलप करेगी और इसमें 50% स्टेक वहाँ की अर्बन लोकल बॉडीज का है। वहाँ की अर्बन लोकल बॉडीज का 50% स्टेक है। तो चूंकि स्मार्ट सिटी के लिए जो भी पैसा आएगा, जो भी फंडिंग आएगी, उसमें अर्बन लोकल गवर्नमेंट का भी स्टेक है। तो बहुत सारा जो काम है, मतलब 100 सिटी डेवलप करना एक बहुत बड़ी परियोजना है और अगर सही से इम्प्लीमेंट होता है तो मैं ये कहूँगा कि अर्बन लोकल बॉडी का बहुत सारा काम जो है ये स्मार्ट सिटी कर लेगी। इसके अलावा 2-3 और स्कीम्स हैं, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो इस तरह के क्वेश्चंस मेंस में पूछे जाते हैं। तो मैंने आपको बताया कि अगर पूछे कि अभी अगर इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट में आपको ध्यान देना हो कि किस प्रकार से इसको बढ़ावा मिल रहा है या किस प्रकार से बेटरमेंट हो रहा है, तो गवर्नमेंट की कई सारी स्कीम्स हैं। जैसे एक स्कीम है हृदय, नेशनल हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना। हेरिटेज सिटी जितनी भी हैं, जैसे अजमेर, वाराणसी, इस तरह की पूरी एक लिस्ट है। इनमें हेरिटेज सिटी को चुनकर वहाँ पर जो अर्बन एमिनिटीज़ हैं, जैसे पार्किंग्स, सीवेज की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था, पार्क की व्यवस्था, या डिकंजेशन करना है, ट्रैफिक लगता है, ये सारी चीज़ों को यहाँ पर हृदय स्कीम्स में देखा जाता है और उसका जो हेरिटेज है उसको बना रहा है, इसका भी ध्यान दिया जाता है। ठीक है, तो ये सारा काम कहीं ना कहीं ओवरलैप हो रहा है अर्बन लोकल बॉडीज से। तो एक तरह से कहते हैं कि बर्डन भी शेयर हो रहा है वहाँ पर, कि जो काम अर्बन लोकल बॉडीज का है उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स इन्वॉल्व है, तो इससे बर्डन भी शेयर हो रहा है। लेकिन यहाँ पर आवश्यकता है कि जितनी भी सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं ये कहीं ना कहीं अर्बन लोकल बॉडीज को साथ में लेके चलें। इसी प्रकार एक दूसरी स्कीम है अमृत स्कीम, अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन में भी यही है, सड़कें, बिजली, पानी, सीवरेज, ये सारी चीज़ों का अमृत मिशन में ध्यान रखा गया है। इस प्रकार एक स्कीम हमने पढ़ा होगा हाउसिंग फॉर ऑल। ठीक है, सभी को घर देने का प्रस्ताव रखा गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा और 2022 तक 2 करोड़ हाउसिंग यूनिट को अर्बन एरिया में लगाया जाएगा। अब स्लम्स को हैंडल करने का काम जो है अर्बन लोकल गवर्नमेंट का है, 12th शेड्यूल में मेंशन है। लेकिन अगर इस तरह की स्कीम चलाई जाती है, 2 करोड़ हाउसिंग यूनिट्स अर्बन एरिया में बनाए जाते हैं, तो डेफिनेटली जो बर्डन है वो शेयर होगा, इनका काम हल्का होगा। लेकिन हमको इस तरह से ध्यान देना है कि ऐसा ना हो कि एक जो हमारे वहाँ दिक्कत है, वन साइज फिट्स ऑल, एक स्कीम से ही हम सभी शहरों को, सभी जो जगह हैं उनको डील करने की कोशिश करते हैं। इससे हमको आगे बढ़ना है। इससे आगे कैसे बढ़ना है? हमको स्कीम तो लानी है, लेकिन वहाँ की आवश्यकता को, हर एक डिस्ट्रिक्ट की अपनी एक यूनिक आवश्यकता होती है, कि यूनिक चैलेंज होता है, उस चैलेंज को डील करते हुए हमको आगे बढ़ना है। और इसी तरीके से आपको आंसर लिखना है जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिल सकें। उम्मीद है दोस्तों कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा ये लेक्चर, और अगर आपका अभी भी कोई डाउट रह गया है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। आपको हमारा लेक्चर कैसा लगता है, क्या हमको इसको कंटिन्यू करना चाहिए, इस सारी चीज़ों को आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए। इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए, जिससे कि आप इन चीज़ों को डिस्कस कर सकें। अगर आपका दोस्त भी इन चीज़ों को समझ रहा होगा तभी आप उससे डिस्कस करेंगे। और डेफिनेटली मेरे एक्सपीरियंस से आप मान लीजिए, जितनी चीज़ें डिस्कशन से समझ में आती हैं वो किसी तरीके से, किसी और तरीके से समझ में नहीं आती। तो पढ़ाई करने का तरीका ये होना चाहिए, जैसे मान लीजिए आपने इसको समझा तो इसको आप शेयर कीजिए, अपने दोस्त को भी बोलिए कि उसको देखे। हार्डली कितना है, 15 मिनट का वीडियो होता है, 20 मिनट का, 25 मिनट का वीडियो होता है। पूरे 24 घंटे आपके निकल जाते हैं। पूरे 24 घंटे अगर लॉकडाउन में आप रह रहे हैं तो देख रहे होंगे पूरे एक घर में बैठे हुए 60 से 70 दिन निकल गए। जबकि आप 15 मिनट का
कोई काम का वीडियो देखते हैं तो आपकी नॉलेज इन्हेंसमेंट बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसलिए मैं कहता हूँ इसको आप अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए और उनसे डिस्कशन कीजिए। फ़ोन से डिस्कशन कीजिए, जूम ऐप का सहारा लीजिए, व्हाट्सएप का सहारा लीजिए। आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो आपकी स्टडी भी स्मार्ट होनी चाहिए। घर में रहिए, स्वच्छ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।